हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर 5। इससे पहले मैंने सेल्फ असेसमेंट पेपर 1, 2, 3 एंड 4 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उन वीडियोज़ पे जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको इस टाइप के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि हर एक सेट में है, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है हमें। सबसे पहला है गोसिप मेजनी। तो मेजनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबको पता होगा कि मेजनी ने क्या किया था 1832 में। ये 1832 की बात की है। कब की बात है? 1832, 1832 ईस्वी की बात है। याद रखना है आपको। उस टाइम क्या किया गया, तो इनको जो है यंग इटली का जो है जाता है श्रेय। यंग इटली के निर्माण में इनका ही योगदान है। और ये इंसिडेंट कब की है? 1832 ईस्वी की। ठीक है। पहला का कौन सा हो जाएगा? पहला का होगा ऑप्शन डी। चलिए दूसरा, ओटोमन बिस्मार्क। दूसरा जो है, इनको जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहा जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में इन्होंने योगदान दिया था। और ये इंसिडेंट कब की है? 1871 ईस्वी की। 1871 ईस्वी की ये बात है। सेकंड का कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए। देन थर्ड, नेपोलियन बोनापार्ट। आप सबने सब सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, ठीक है, इनका जो है वो रिलेशन जो है यहाँ पर है वो बैटल ऑफ वाटरलू है। ये बैटल ऑफ वाटरलू जो है बच्चों, वाटरलू में लड़ा गया था। ये कब की इंसिडेंट है? 18 जून 1815 की। कब की? 18 जून 1850 की ये इंसिडेंट है। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, बैटल ऑफ वाटरलू। और दूसरा एक कैवर, ये जो आप देख रहे हो, इनका पूरा नाम था कैमिल बेंसो डी कवर। ये 1810 से 1861 के बीच में जो है इनको कहा जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे इटली के। इटली को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने में इनका योगदान था। जो फोर्थ वन है, इसका जो होगा ऑप्शन जो है आपका वो बी हो जाएगा। ठीक है। आप इससे सारे आप मैच करोगे तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बच्चों वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, यहाँ पर से टिक कर सकते हैं। सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है, लुक एट द गिवन पिक्चर, आइडेंटिफाई द थिंग्स विच इज हेल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन दिस इमेज। तो इस इमेज में, आपके बुक में भी ये इमेज गिवन है, आप देखेंगे इस बुक में जो है उनके पास जो बुक है वो बुक जो है इमेज ऑफ भारत माता की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा बच्चों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी। तो ये जो बुक थे इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी, इनके राइटर हैं ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा फूले। याद रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा, हु रोट वंदे मातरम। आप सबको आई थिंक पता होगा ये वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जिस द्वारा लिखित ये बुक है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो हमारा है वो कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा है। आपके बुक में चट्टोपाध्याय लिखा है और चटर्जी एक ही चीज़ है आई थिंक, सरनेम है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देयर आर 2 स्टेटमेंट, एजर्सन और रीजन वाला है। तो इसमें बच्चों कह रहा है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रिचेस्ट कंट्री माना जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया को। द हिमालयाज विच फ्रॉम द नॉर्थ शील्ड इज रिच इन फ्लोरा एंड फना, while on the other hand in the western घाट biodiversity is present at its full bloom। बच्चों यहाँ स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट है और बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉपिंग सिस्टम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग।
इनकरेक्ट इसमें से हमें चूज करना है। तो देखिए सिक्स में जब आप देखेंगे तो कह रहा है कि इनकरेक्ट आंसर कौन सा है। तो बच्चों ये गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फ्लोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015 और 16, ये स्टेटमेंट गलत है। ग्राउंडनट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो तमिलनाडु है। सो ऑप्शन बी जो है बच्चों वो गलत है। नेक्स्ट, substantial part of the tribal belts, especially in northeastern India, have been deforested by। तो नॉर्थ इंडिया में जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसका मेन रीजन होता है शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, डैश इज द अलायंस फॉर्म बाय द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो अलायंस है उसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं। आप सबने न्यूज में सुना होगा, यूपीए न्यूज एंकर चिल्लाते रहते हैं यूपीए गवर्नमेंट, वही है कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। यूपीए की सरकार में ये हुई थी वो हुई थी, आप सबने न्यूज में आई थिंक कहीं ना कहीं सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट, डैश इज द अलायंस फॉर्म भारतीय जनता पार्टी बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ। अब भारतीय जनता पार्टी जो किस फिलोसफी में बिलीव करती है या उनका फिलोसफी क्या है। तो उनका फिलोसफी है बच्चों कल्चरल नेशनलिज्म। जो कल्चर है हमारा वो रहना चाहिए, कल्चर हमारा विलुप्त ना हो, ठीक है, नेशनलिज्म भारतीयता में। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिगर देखना है आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैसे की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा है 50 करोड़, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है चैलेंजिंग ऑफ ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिक्स। आजकल पॉलिटिक्स में जो है वो मनी पावर काम करता है। आपके पास पावर है, पैसे हैं और पावर पहुंच है तो फिर आप किसी भी पार्टी का टिकट ले सकते हैं और इलेक्शन में लड़ सकते हैं। इलेक्शन में आप एज ए कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। इसके लिए पैसे, सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो जो ऑप्शन है वो आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, इस स्लाइड में इतना ही था। नेक्स्ट दूसरे स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड, करेक्ट, व्हाट स्टेटस हैज बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा बहुत सारे सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुई है। तो इनको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की दर्जा दी गई है 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर टू, ये भी प्रीवियस सेट में था। जब भी हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे कम्युनिटी द्वारा जो मेल और फीमेल को वर्क असाइन किया गया, दैट इज द जेंडर डिवीजन। सो यहाँ पर है अनइक्वल रोल असाइंड बाय सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन। अब देखिए कम्युनलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कास्ट को लेकर के या किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर के अगर पॉलिटिक्स की जाती है तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं। तो कह रहा है एवरीडे बिलीफ, रिलीजियस प्रीजस्टिस, बिल्कुल सही है। स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, बिल्कुल सही। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, जितने हैं सारे सही हैं कम्युनलिज्म के लिए। एक ही कम्युनिटी को लेकर के प्रीजस्टिस कर देना कि नहीं दूसरा कम्युनिटी ठीक नहीं है या दूसरा, ऐसे कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन हैड लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन। अब ग्लोबलाइजेशन जो है लिविंग कंडीशन को चेंज कर इम्प्रूव करता है, तो सबको करता है, चाहे वो हर एक किसी भी कंट्री का सिटीजन हो, सबके लिए ग्लोबलाइजेशन जो है इम्पोर्टेंट है और सबके इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करता है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल ऑफ ऑल द पीपल। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है राकेश वर्क्स इन एन ऑटोमोबाइल यूनिट इन गुरुग्राम बट ही डज नॉट गेट एनी फैसिलिटी लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल लीव, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्यूटी एटसेट्रा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है बच्चों, जहाँ पर आपको पेड लीव नहीं मिलती, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, इंश्योरेंस मेडिकल कुछ भी नहीं मिलती। इस टाइप के जो सेक्टर होते हैं इसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑप्शन डी करेक्ट है। A deposit with a bank that can be withdraw whenever the depositor like to do so it is termed as। आप जो डिपोजिटर है, आप पैसा डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में और आपको जब मन करे तब छुड़ा लो, तो इस टाइप का जो डिपॉजिट होता है उसे हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, जिसमें आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आपने आज डिपॉजिट किया, आज ही चाहें तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकेंडरी सेक्टर एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सर्विस सेक्टर। बिल्कुल गलत है बच्चों। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह सकते हैं हम, सर्विस सेक्टर कहा जाता है टर्शियरी सेक्टर को, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज मैमल आर ऑन द थ्रेटनेड लिस्ट। इंडियाज मैमल जो है कितने परसेंट जो है वो थ्रेटनेड लिस्ट में, तो 20%। 20% मैमल जो है वो थ्रेटनेड लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलैटरल। अब कोलैटरल के बारे में मैंने आपको बताया था, जब आप लोन लेते हैं तो लोन के लिए आप कोई भी चीज़ गारंटी के तौर पे छोड़ते हैं, या तो आप अपना प्रॉपर्टी, घर, लोन और गोल्ड, सोना वगैरह कुछ भी गारंटी के तौर पे जो दिया जाता है इसको बोलते हैं कोलैटरल। सो आपका ऑप्शन जो है वो डी सही है, एसेट्स एज गारंटी फॉर लोन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है एनी स्पीसीज विच आर vulnerable टू इंडंजरमेंट इन द नियर फ्यूचर इज पुट इन द लिस्ट। अब कुछ ऐसे स्पीसीज जो फ्यूचर में विलुप्त होने वाले हैं उसको किस लिस्ट में रखा जाता है, तो थ्रेटनेड लिस्ट। सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये था बच्चों एमसीक्यूज क्वेश्चन जो 1 मार्क के आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में 20, और 20 का आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है किसका क्या ऑप्शन होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हाउ ब्रिटिश मैनेज टू एक्सप्लॉयट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मैनेज अ ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग देयर रूल। अब देखिए ब्रिटिश जो थे वो कैसे एक्सप्लॉयट किया इंडियन इकोनॉमी को, तो वो क्या करते थे, इंडियन फार्मर को फोर्स करते थे जो है वही चीज़ का प्रोडक्शन करे जो उनको काम आता था रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। वही चीज़ कल्टीवेट किया, वही क्रॉप उगाने के लिए फोर्स किया जाता था जो उनको ज़रूरत होती थी एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया एक तरीके से। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वही है, जहाँ भी लिखा है दे फोर्स द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विद द ग्रोइंग ऑफ वेरियस कैश क्रॉप एंड द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन। विद द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल द ब्रिटिश वर एबल टू मोनोपोलाइज द ट्रेड विथ इंडिया। हाँ, और दूसरा चीज़ क्या कि उनका जो है खुद की जो सरकार थी या उनका ही पावर था, वही पावर थे, पॉलिटिक्स उन्हीं की चल रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, इंडियन ट्रेड को मोनोपोलाइज कर रहे थे। दे डिफीट देयर फॉरेन राइवल्स इन ट्रेड सो दैट दे कुड नॉट बी कंपटीशन। और वो और क्या करते थे, जो फॉरेन कुछ चीज़ें आ रही है उसको डिफेक्ट उसको हरा देते थे सो दैट कि कोई कंपटीटर ना रहे, ठीक है ना, मार्केट में कोई कंपटीटर ना रहे, ये उनका थिंकिंग था। नेक्स्ट है उसी का और पार्ट था एक क्वेश्चन है, व्हाट इज गिल्ड सिस्टम। तो गिल्ड सिस्टम क्या होता है कि जो एसोसिएशन, कुछ जो पढ़े लिखे क्राफ्ट पर्सन थे या फिर मर्चेंट थे, वो सब मिल करके एक एसोसिएशन बनाया जिससे क्या किया जाए, इकोनॉमिकली जो है हेल्प किया जाए अपने सारे मेंबर को, उस एसोसिएशन के, उस कम्युनिटी के जो मेंबर है, सो दैट कि वो सारे भी ग्रो करें और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, आप कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं आंसर, जहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है। देखिए लिखा गया, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स फॉर्म टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर एज वेल एज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड म्यूचुअल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What were some of the parties in India that were formed on the lines of communalism in India? So बच्चों कम्युनलिज्म को लेकर के जो है एक सबसे ओल्डेस्ट जो कम्युनिटी पार्टी था वो था CPI, कम्युनिस्ट पार्टी। बाद में जाकर के यही डिवाइड होकर के दो पार्ट में बन गए, एक है CPI और एक है CPIM, ठीक है। ये एक कम्युनलिज्म पार्टी है इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है वाई जूमिंग इज अ प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इन इंडिया। तो देखिए एक्चुअली जूमिंग जो होता है
वो हिली एरिया में किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किया जाता है, और वहाँ पर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई मॉडर्न एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया जाता, प्रिमिटिव टूल्स यूज होता है, मतलब पुराने तौर तरीके से। और इसलिए क्योंकि वहाँ उस एरिया में सिर्फ बेसिक फूड ग्रेन्स होते हैं, जितना कि उनकी एक फैमिली के लिए ज़रूरत है, बस उतना ही होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती। इसलिए जो है वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ नहीं किया जाता है, प्रिमिटिव फार्मिंग की जाती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जूमिंग इज प्रैक्टिसेस इन हिली एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट with the use of primitive tool and without application of modern technology and modern input, and it is only provide basic food grains for substance level, so called primitive farming। ये जीवन निर्वाह के लिए, अगर शुद्ध हिंदी बताऊँ तो मतलब एक फैमिली के सर्वाइवल के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको प्रिमिटिव फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कैन आई मेंशन 2 रोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्ले इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयर। तो ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, नॉट ओनली रिच पर्सन, जो छोटे लेवल के स्मॉल स्केल के बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्हें हेल्प कर सकते हैं, पुअर जो वर्कर्स होते हैं उन्हें वर्क कर सकते हैं। दूसरा, एक ऐसा लॉ बना दिया जाए सो दैट कि जो काम करने वाले वर्कर हैं उन्हें सारी फैसिलिटी मिले। ये 2 काम कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर कुछ आप इस टाइप से लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयर। पहला है बाय मेकिंग पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। पहला तो ये कि ऐसा पॉलिसी बनाए जिससे कि सबका इंटरेस्ट इस ग्लोबलाइजेशन के प्रति हो, सिर्फ अमीर ही नहीं, सारे लोग जितने भी सिटीजन है उस कंट्री के। दूसरा, इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉ आज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। और दूसरा, लेबर लॉ जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए सो दैट वर्कर गेट्स देयर राइट, जिससे कि वर्कर को उनको राइट मिल जाए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेजनी एज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। तो देखिए मेजनी ने क्या किया था, एक एसोसिएशन बनाया था, एक तरीके से कह सकते हैं, या एक तैयार किया था। मेजनी ऑर्गेनाइज्ड अ न्यू पॉलिटिकल सोसाइटी। हाँ, एक पॉलिटिकल सोसाइटी बनाया था जिसका नाम रखा था यंग इटली। ठीक है, इट वाज ए सीक्रेट फॉर्म टू प्रमोट इटालियन यूनिफिकेशन। और ये सीक्रेट सोसाइटी था जो प्रमोट कर रहा था इटालियन यूनिफिकेशन को। वन फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन। मेजनी बिलीव्ड दैट अ पॉपुलर अपराइजिंग। सो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। मेजनिंग का बिलीव था कि अपराइजिंग सोसाइटी जो है उनमें क्या होता है, किसी भी कंट्री के नेशनलिस्ट के लिए ज़्यादा, एक नेशन के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे, इस रिवॉल्यूशन में साथ देंगे, इस ये जो मूवमेंट है इसमें साथ देंगे। ठीक है, सो आप कुछ इस टाइप से आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग द नेशनल सेंटिमेंट्स इन द यूरोप। अब देखिए, जो लैंग्वेज होता है एक वो मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है ना, क्योंकि वो अगर लैंग्वेज जो उस कंट्री का जो मेन लैंग्वेज है वो अगर आप बोलते हो तो उसमें हर वो चीज़ें वहाँ के रहने वाले हर एक चीज़ों को, हर एक लोगों को पता चलती है, और इससे नेशनलिस्ट जो अपने नेशन के प्रति जो प्यार है वो ज़्यादा उभरता है। यही चीज़ कुछ हुआ था यूरोप में पोलैंड लैंग्वेज के लेकर के। देखिए यहाँ पर लिखा है, इन यूरोप लैंग्वेज वर यूज्ड एज एन इफेक्टिव वेपन टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू द पीपल। लोगों तक मॉडर्न जो नेशनलिस्ट था वो मैसेज था, नेशनलिस्ट मैसेज वो लोगों तक पहुंचा। यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज बाय क्लरी इन चर्च एंड रिलीजियस गैदरिंग केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल। और जो पॉलिश लैंग्वेज जो चर्च में या फिर किसी गैदरिंग में यूज किया जाता था वो एक सिंबल बना स्ट्रगल का अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंट। और ये एक सिंबल बना कि कैसे हम अपनी लैंग्वेज को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं और रशियन डोमिनेंट से, रशियन लैंग्वेज से। ठीक है, और इस तरीके से ये लैंग्वेज जो है एक वेपन बना यूरोप के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में। कुछ इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। वैसे आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाई इट इज एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। अब देखिए, रिसोर्स प्लानिंग तो जरूरी ही है। अगर रिसोर्स प्लानिंग आप करोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कि चीपर रेट में आपको जो है वैरायटी ऑफ चीज़ें अवेलेबल हो जाओ। ठीक है, दूसरा
कि ज़्यादा देर तक रिसोर्सेज अवेलेबल हो अगर आप प्लानिंग के साथ यूज करेंगे तो। और तीसरा, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है अगर आप प्लानिंग के साथ यूज करें तो। और प्लानिंग के साथ करें तो इजीली अवेलेबल भी हो सकता है। सो बहुत सारे ऐसे रीजन है जो आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, दिस वुड हेल्प पीपल टू बोरो एट चीपर रेट फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेज लाइक सिटिंग अप स्मॉल इंडस्ट्रीज, डूइंग बिजनेस, ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रेड इन गुड्स एंड देयर बाय हेल्पिंग देम इन इंक्रीजिंग देयर इनकम। सो ये बहुत सारी बेनिफिट यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप छोटा सा स्मॉल इंडस्ट्री लगा सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, क्रॉप ग्रो कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो गुड्स का, और अपना इनकम जो है, अपना रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, अपना रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो हमें देखिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होगा तो इससे क्या होगा कि लोग बिजनेस कर सकेंगे इजीली। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, और लोग सेल्फ बिजनेस या सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप पे डिपेंड करने। ज़्यादा जॉब के लिए जो आप देख रहे हैं इतना स्ट्रगल चल रहा है वो सब नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट था, वाई डिड द श्रीलंका तमिल्स फील एलियनेटेड इन स्पाइट ऑफ देयर लॉन्ग स्टे इन श्रीलंका। अब देखिए तमिल जो है बहुत दिनों से श्रीलंका में रह रहे थे, लेकिन उनको ऐसा क्यों महसूस होने लगा कि हम असहज है, इसलिए क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि मेजोरिटी के आधार पर वहाँ पर सिंघाला बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, और इसके तहत उन्होंने एक रूल बना दिया, एक लॉ पास किया था और सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो तमिल थे वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है, श्रीलंका तमिल्स फेल्ट एलियनेटेड बिकॉज गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजोरिटियम मेजर टू एस्टेब्लिश सिंघाला supremacy in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as only official language, thus discarding Tamil। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि why is it tertiary sector becomes more important in India, explain by giving 3 reason। अब देखिए टर्सरी सेक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि टर्सरी सेक्टर ही क्या करता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर टर्सरी सेक्टर ना हो तो सर्विस नहीं होगा, तो सर्विस प्रोवाइड करने से बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट है। जैसे देखिए कह रहा है टर्सरी सेक्टर हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट इन इंडिया बिकॉज द डिमांड फॉर सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट। आप ट्रांसपोर्ट का डिमांड बढ़ा है, आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरे जगह, तो ट्रांसपोर्ट तो जरूरी हो गया। ट्रेड, बिजनेस, स्टोरेज विल इंक्रीज विद द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। अब स्टोरेज इंक्रीज किया गया प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव होने से। अदर रीजन इज द फैक्ट दैट द डिमांड फॉर टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल एटसेट्रा। और बाकी क्या हुआ है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट चीज़ें जो अवेलेबल है, हॉस्पिटल, स्कूल, इसके अलावा प्राइवेट चीज़ों की भी ज़रूरत हो गई है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट से नीड नहीं पूर रही है पूरा जितना चाहिए। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज जो है नहीं, तो प्राइवेट चीज़ की भी डिमांड बढ़ गई है। तो इस तरीके से टर्सरी सेक्टर जो है वो बहुत ही ग्रो किया है इंडिया में और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडियन